तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 8 चैप्टर की, जिसका नाम रहने वाला है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता सब लोग क्या करते हैं भैया, जनन करते हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और किस प्रकार की पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी नाक तो इसके पापा पे गई है, इसकी आँख इसकी मम्मी पे गई हुई है ना, अरे ये तो चलता तो पापा की तरह ही है ना। और कभी करते अरे यार आपस में भाई हो गए दोनों, नहीं लग रहे हो एक जैसे कि भाई ये आपस में भाई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आनुवांशिक लक्षणों की वजह से। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए जो जीव होगा वो जब जनन करता है, जनन मतलब होता है बच्चे पैदा करना। क्या होता है? अब इसमें पेड़ पौधे भी तो करते हैं। अब पेड़ पौधे भी बिल्कुल, पेड़ पौधे कैसे करते हैं आपको मालूम होगा भाई, उनके पास फल होता है। क्या होता है? फल। हम बीज लगाते हैं, बीज से पौधा बनता है, पौधा फिर क्या करता है, फूल आते हैं, है ना, और फूल से फल बनता है, वही उनका क्या होता है, संतति होती है, नई पीढ़ी होती है। और फिर आप देखिए आम का बीज लगाएंगे आप तो पौधा किसका निकलेगा, नीम का या आम का? नॉर्मल सी बात है। तो सेम जैसी मतलब अपने जैसी संतति उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भाई। गेंदे का फूल लगाओगे तो अगला फूल भी गेंदे का ही होगा, है ना। उसी तरीके से इंसान की बात कर लेते हैं भाई। इंसान जब जनन करता है तो इंसान ही पैदा होता है। कुत्ता जनन करेगा तो कुत्ता ही पैदा होगा, हाथी जनन करेगा तो हाथी ही पैदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं ना कि गाय ने बच्चा दिया भैंसे का, है ना, और भैंस ने बच्चा दिया गाय का, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं। तो हमें यही देखना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो जीव जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर हमारा होगा, चैप्टर नंबर 8 है 10th क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनन के बारे में जान लेते हैं कि जनन होता क्या है। ठीक, देखें यहाँ पे तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। देखो हमने यहाँ पे एक ब्रायोफिल्म की पत्ती भी ले रखी है एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद में हमने पुष्प के एक अनुदैर्ध्य काट का एक चित्र भी लिया हुआ है। और बाद में हमने जो मानव के जननांग हैं, मानव यानी कि इंसान की जो जननांग हैं, जनन अंग हैं, उनका भी यहाँ पे चित्र दिया है। और ये है हमारा कोशिका का, किसका? कोशिका का। तो कोशिका भी अपना किस प्रकार से अहम रोल अदा करती है जीवों के जनन में, आनुवांशिक लक्षणों में, डीएनए, जीन्स वगैरह किस प्रकार से मैनेज करती है कोशिका, इसमें भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा जनन। कौन सा रहेगा? जनन है। तो यानी कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव क्या करता है, अपने जैसा, कैसा? अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अपने जैसे क्या करते हैं, नए जीवों को ही उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर एक चीज बताइए, अगर इंसानों ने बच्चे पैदा बंद कर दिए तो जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं। और मरेंगे तो ना लोग ना, तो उल्टे घट जाएंगे। आने वाले समय में ऐसा आएगा कि भाई पृथ्वी से इंसान नाम का प्राणी खत्म हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कुछ स्पीशीज विलुप्त होती जा रही हैं। विलुप्त होने का मेन कारण क्या है? उनकी दैनिक जो वातावरण है, उनका वातावरण अनुकूल था वो अब अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल वातावरण हो गया। और ऐसी स्थिति में उनकी दैनिक जो हैबिट्स है वो बदल रही है, और इसकी वजह से उनमें जो जननांग है, मतलब जो जनन करने की जो प्रक्रिया है वो भी बदल रही है। और ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि वो अब जो पहले जनन करते थे वो जनन नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी पीढ़ी विलुप्त होती चली जा रही है। आपने गौर किया होगा गिद्धों के बारे में, जो पहले बहुत सारे एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पे आसपास जानवर वगैरह खत्म हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनको जब फेंकते थे तो उनकी जो गंदगी थी, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने से पहले ही गिद्ध उनको निपटा देते थे, खा पी के खत्म कर देते। तो हमारा इन्वायरमेंट तब प्रदूषित या दूषित नहीं होता था। लेकिन आज गिद्ध खत्म होते जा रहे हैं, है ना। तो इसका भी जो है स्पेशल कारण है, खासकर क्योंकि जो पहले जो टीके लगते थे भैंसों में, गायों में, जानवरों में जो टीके लगते थे, जैसे बुखार वगैरह होता है या किसी प्रकार की उनमें जानवरों में कोई बीमारी है, बुखार से रिलेटेड जो बीमारी होती थी उसके लिए इंजेक्शन दिए जाते थे। ठीक है, और वही खास करके नुकसान किया किसको? गिद्धों को। और आज भी गिद्ध मोस्टली समझ लीजिए 99% तक विलुप्त ही हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ परसेंट है भी तो बहुत ही कम देखने को मिल पाते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जनन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कह सकते हैं प्रजाति के लिए, किसी भी जाति के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे मनुष्य हो। अगर वो अपने वातावरण में रहकर जनन करेगा तो आने वाली पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी उसकी खत्म हो जाएगी। है, कभी आपने गौर किया होगा, सुना होगा कि यार इसका एक लड़का हो जाता तो बढ़िया था, इसकी सारी लड़कियां हैं, आगे इसका वंश कैसे चलेगा, है ना। इसका वंश तो इसी के नाम से खत्म हो जाएगा। मान लो कालू नाम का एक व्यक्ति है, उसके 4 लड़कियां हैं, लड़का एक भी नहीं है। तो अब लड़कियां तो अपने ससुराल की हो गई, यहाँ की हो जाएंगी, वो अपने ससुराल की हो जाएंगी।
अब उनके जो लड़के होंगे, उनकी लड़की, कालू की लड़कियों के जो लड़के होंगे या बच्चे होंगे, वो तो उसके दामाद के नाम से चलेगा। कालू का तो सब लड़कियों के, जब तक लड़कियां रहेंगी तब तक कालू का नाम चलेगा, लड़कियां खत्म हो जाएंगी तो कालू का नाम खत्म। लेकिन अगर लड़का हो जाता तो लड़के के हिसाब से उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चलती रहती। लेकिन देखा जाए लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं है, एक प्रकार की ये रूढ़िवादी विचारधारा है। लेकिन हम समाज में सुनते हैं इस चीज़ को कि भाई उसका वंश खत्म हो जाएगा, उसका लड़का नहीं, यार एक ही लड़का हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया उसको अपनी क्या करना, जीवन को निरंतरता बनाए रखनी है, अपने अंश को, अपने वंश को आगे बढ़ाना है। ठीक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्या होता है? हमारे कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र होते हैं हमारे समझे 46 जोड़ी। कितने? 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र हैं इनमें डीएनए, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं हम लोग? बिल्कुल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो आप, अम्ल भी कह सकते हो। तो ठीक है। तो ये जो अम्ल है ये कहाँ पर आनुवांशिक गुणों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। मैंने आपको ये बताया कि दिखने में भैया इसकी आंखें मम्मी की तरह हैं, इसके बाल मम्मी की तरह हैं, चलता पापा की तरह है, इसकी नाक तो अपने पापा पे गई हुई है, अरे दिखने में तो दोनों भाई लगते हैं। तो ये जो आनुवांशिक लक्षण जो दिखाने का काम करता है वो कौन करता है? डीएनए। अब क्वेश्चन आता है डीएनए होता कहाँ है? ठीक है, डीएनए होता कहाँ है? तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? कोशिका। देखिए ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका का ये है केंद्र। क्या है ये? और यहाँ मौजूद होता है हमारा डीएनए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कोशिका के केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है और यही सारे आनुवांशिक लक्षणों को एक जगह से दूसरी, की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरित करने का काम करता है। डीएनए देखिए प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी। जानते हैं ना आप कि फोटोकॉपी तो ना, कई मूवी में देखा होगा अमिताभ बच्चन का लड़का जड़मा अमिताभ बच्चन की तरह लग रहा है। दूर कहाँ जाते हो? अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी जवान, सुनिए आप लोगों ने? जवान मूवी देखी है ना? उसमें डायलॉग है, क्या सा डायलॉग है भाई? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, है ना? तो वही तो जुड़वा दिखा दिया, एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो ये काम वैसे ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि डीएनए बनाने की कोशिश करता है, पूरा सेम टू सेम बनाने की कोशिश करता है, पर सेम टू सेम बन नहीं पाता। ठीक है ना? क्योंकि भाई उसमें माँ की भी तो लक्षण है ना, पिता अकेला थोड़ा ना पैदा कर रहा है। भाई पिता अकेला पैदा करता तो बात अलग थी, माँ की भी तो गुण है भैया। माँ और बाप दोनों मिलकर ही तो बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो बाप का भी गुण होगा, माँ का भी गुण होगा। अब डिपेंड करता है, जिसके ज्यादा लक्षण जो है प्रतिबिंबित होंगे वो हमें दिखाई देंगे। इसलिए कभी कभी भले लड़का हो लेकिन माँ के ऊपर चला जाता है तो माँ की तरह लगता है, यार ये तो लड़का है भले लेकिन माँ की तरह लगता है, अपनी माँ पे गया हुआ है, क्योंकि इसकी आंखें पूरी माँ की तरह हैं, काली काली हैं। और बाप चंपू सा मुँह है, मान लीजिए काला है, आंखें काली हैं, और माँ गोरी थी, बाप काला था, लड़का काला हो गया। अरे यार ये तो अपने बाप पे ही काला जैसा गया, जैसे बाप काला था वैसे ही हो गया, माँ पे तो गए ही नहीं, बस इसकी आंखें जरूर माँ की तरह है। ठीक है, तो इस तरीके का पॉइंट बनता है। और नॉर्मल से उदाहरण एग्जांपल है, तो ये काम कौन करता है? ये डीएनए काम होता है। ये शरारती बंदा ही है, वो शरारती बंदा कौन सा है? डीएनए, जो ये सारे लक्षण यहाँ से वहाँ करता है। और सबसे ज्यादा पछतावा वहाँ होता है कि एक भाई काला हो गया, एक हो गया गोरा। डिपेंड अब काले वाले को गुस्सा किस पर आएगी? इस डीएनए पे आएगी, इसने ऐसा क्यों किया। भेदभाव तो बेचारे इसने किया ना, माँ बाप ने थोड़ा ना किया था, वो तो बराबर मेहनत दोनों ने की थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुने, हाँ डीएनए टेस्ट, हाँ वो भी डीएनए, इसी को डीएनए टेस्ट कहते हैं। डीएनए टेस्ट किया जाता है कि भैया आपकी जो कोशिका में सेंटर होता है उसका टेस्ट किया जाता है, और पता चल जाए अगर सेम मिल रहा है तो भैया इसका कांड किया हुआ है। ठीक है, और अगर सेम नहीं मिलता है तो भैया इसका कोई कांड नहीं है, भैया ये बेचारा इसको फालतू फंसाया गया है। जैसे आपने देखा होगा रेप वगैरह केस होते हैं तो उसमें डीएनए टेस्ट कराया जाता है ना। भाई किसी को शक होता है कि मेरा लड़का है या मेरी लड़की है, पता है जिसको डाउट होता है अपनी बीवी पर, तो उसका टेस्ट करवाता है, भाई चेक करवाता है। अगर उसका डीएनए और उसका डीएनए एकदम एक जैसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डाउट पैदा कहाँ होता है? जब बाप की तरह बेटा नहीं होता। दिक्कत तो यही होती है ना भाई, ना बाप पे गया ना माँ पे गया ना किसी खानदान पे, क्योंकि खानदान का भी भाई रोल होता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। कई बार परदादा के लक्षण आ जाते हैं पोते में, बिल्कुल। तो अब देखना पड़ता है कि पीढ़ी में तो नहीं था कोई, तो देखा पीढ़ी में तो कोई ऐसा है नहीं है जिसकी सफेद बाल हो। ये अंग्रेज कहाँ से पैदा हो गया? भाई मैं तो डीएनए चेक कराऊंगा। भैया डीएनए चेक किया, पता किया कि भैया ना तो खुद का डीएनए मिल रहा है ना बीवी का डीएनए मिल रहा है, बीवी को लगाओ साइड पे। अब बता कहाँ से कांड किया भाई, और नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी। तो इस जगह से डीएनए हो सकते हैं, इस तरीके से डीएनए लोग चेक कर लेते हैं। तो आगे से तुम भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हें डाउट ऐसा पैदा हो तो। ठीक है, अरे मजाक था, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए नई कोशिकाएं बनाता है, क्या बनाता है? डीएनए।
नई कोशिकाएं बनाता है। एक तो देखो फोटोकॉपी बनाता है, एक जैसा दिखने के लिए कोशिश करता है। दूसरा नई कोशिकाएं बनाता है, इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। विभिन्नता उत्पन्न होगी कि जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरी कोशिकाओं से मिलकर एक नया बंदा बन रहा है और मेरी बीवी की कोशिकाओं से मिलकर भी एक नया बंदा बन रहा है। तो दोनों मतलब मेरी कोशिकाएं और उसकी कोशिकाएं मिल रही है ना, मेरा मतलब मेरे डीएनए और उसके डीएनए मिल रहे हैं ना। जब मिल रहे हैं तो हमारे दोनों के मिले जुला ही बच्चा होगा, जिसमें कुछ लक्षण मेरे कुछ उसके। सिंपल सी बात है। तो वही है कि इससे कोशिकाओं में विभिन्नता जो है विभिन्नता उत्पन्न होती है और ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं है। ये कोशिकाएं एक समान तो होती हैं लेकिन समरूप मतलब एक जैसी नहीं होती हैं, बस दिखती एक जैसी हैं, हल्की हल्की। यार ये तो पापा पे गया है, ये तो मम्मी पे गया है, अरे इसके मम्मी भी गोरी है पापा भी गोरा है, लड़का काला कहाँ से पैदा हो गया, है ना। वो एक डायलॉग था, बड़ा पुराना डायलॉग है, उसमें कहा गया कि एक बात समझ में नहीं आती है कि अरे आप भी गोरे हैं, अब एक लेडीज़ बातें कर रही हैं, आप भी गोरी हैं और आपके हस्बैंड भी गोरे हैं, ये लड़का काला कैसे हो गया। तो वो कहते हैं वो क्या था ना कि जवानी का जोश था, मैं भी हॉट थी, मेरा पति भी हॉट था और दोनों जब मिले तो हॉट के चक्कर में हमारा बच्चा जल गया तो काला हो गया। अच्छी बात है, ठीक है। तो एक सकते हैं, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से भैया ये नई कोशिकाएं एक समान है, ठीक है, परंतु ये कह सकती है समरूप नहीं होती हैं, बिल्कुल एक डिट्टो एक जैसी नहीं होती हैं। क्लियर, समझ में आई बात। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया ये जनन तो हो गया, जनन को दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट देते हैं जनन को? जनन को हम लोग क्या करते हैं दो भागों में, लेकिन उससे पहले समझिए यहाँ पे मैंने एक चित्र दिया हुआ है, ये है ब्रायोफाइल, किसका है इसका ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम का पत्ती है। इसमें क्या होता है कि ये पेड़ से जब जिस नीचे गिरती है तो इसके साइड से एक नया पौधा बन जाता है, समझ रहे हैं आप, ब्रायोफिलम का। उसके बाद देखिएगा ये पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का एक चित्र दे रखा है। इस पुष्प फूल का, फूल में देखो ये द्विलिंगी होते हैं, फूल में क्या होता है दो लिंग होते हैं, जिसको हम एक तो स्त्रीकेसर बोलते हैं और एक होते हैं पुंकेसर। ये है स्त्रीकेसर जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है, और एक होता है पुंकेसर जिसमें परागकोश, तंतु और दल, पंखुड़ियां और ये जो वाम दल दे रखा है, ये दिख रखा है वाम दल दे रखा है, आपने फूल के नीचे देखा होगा हरा हरा पत्ता होता है, इसे हम वाम दल कहते हैं। तो नाम पूछ लिए जाते हैं, ये चित्र दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, इनका नामकरण करें, डायरेक्ट 1 2 3 करके डाल देंगे, आपको नाम लिखना होता है। तो आपको दिखना है कि ये वाला भाग क्या कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाता है, इसके नीचे वाला भाग कहलाता है वर्तिका, और नीचे वाला उसके नीचे जो गोल गोल दिख रहा है ना ये अंडाशय है, क्योंकि यहाँ पर ही जाएगा जो परागकोश है वो कहाँ जाएगा भैया पुंकेसर के जो अंडाणु वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे जाकर ही बीज बनाएंगे, है ना। अब और उसके बाद पुंकेसर में ये रहा परागकोश, ये रहा तंतु जिसके द्वारा परागकोश नीचे जाएगा, ये वामदल पत्ती का जो पत्तियां नहीं होती फूल की वो उसे वामदल उसके कहते हैं हम लोग दल, पंखुड़ियां कहते हैं उसे। जो वामदल होता है वो नीचे होता है जिसको हम हरी हरी भाग कहते हैं ना, हरी हरी पत्ती जैसा होता है वो होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखना, अब ये दे रखा है हमारे पास में मनुष्य के जननांग हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रखे हैं ये पुरुष का जननांग है और यहाँ पे स्त्री का जननांग आपको मिलता है जिससे एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ बता दूँ, एक लास्ट पॉइंट जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो लास्ट पॉइंट जैसे कि मैंने बताया जनन, क्या बताया मैंने जनन, तो जनन के प्रकार देख लेते हैं भाई, वो भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जो जनन है, जनन के प्रकार, ठीक है ना। तो देखते हैं जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार को मुख्यतः हमने कितने भागों में बांट दिया है? दो भागों में। कितने भागों में बांटा है? पहला है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। और जो दूसरा है उसे कहा गया है लैंगिक जनन। क्या कहा गया है? लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन हो गया और अलैंगिक जनन हो गया, ठीक है। यहाँ पे युग्मक एक होता है और एक ही युग्मक अपने नई पीढ़ी को बनाने का काम करता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग होते हैं, फिर दोनों मिल करके करते हैं नई पीढ़ी को उत्पन्न करते हैं, जिससे इनकी नई पीढ़ी उत्पन्न होती है और इनका जो है कह सकते हैं संतति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सेशन में हम लोग इतने रख रहे हैं, समझिए, क्योंकि जितने बताया उसको ही पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले टॉपिक में हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे इसको, ठीक है।